नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज 10 सितंबर है और मैं जब बोल रहा हूं, इससे 2 घंटे पहले एक खबर आई कि दो ठाकरे भाई फिर से एकजुट हो रहे हैं। अर्थात ये खबर नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही है। ठाकरे ब्रांड। अगर अलग हुए दो भाई इकट्ठा हो जाए तो महाराष्ट्र में चमत्कार घटेगा। चमत्कार घट सकता है। ये बात पिछले कुछ महीनों से मराठी मीडिया और मुंबई के मीडिया में चर्चा की बात हो गई है। लेकिन जितनी चर्चा होती है उतना एक सच सामने आता है कि ये दो साथ तो आना चाहते, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें। शुरुआत कहां से करें, क्योंकि राज ठाकरे चचेरा भाई है और चाचा ने अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप दी। इसलिए ये भतीजे को मातोश्री छोड़कर अलग होना पड़ा। और हम सालों से एक बात सुनते आए, अगर शिवसेना से कुछ पाना है, शिवसेना से हाथ मिलाना है, तो हर एक को मातोश्री पर जाना पड़ता था। प्रतिभा पाटिल या प्रणबदा मुखर्जी मुख्यमंत्री चुनाव के लिए उम्मीदवार बन गए थे, तो शिवसेना के वोट चाहिए, इसलिए मातोश्री पर गए थे। आपको याद होगा, बाला साहब ठाकरे से मिले थे। उससे भी पहले बीजेपी के साथ या अन्य किसी दल के साथ अगर शिवसेना से हाथ मिलाना है, तो उनके नेता को मातोश्री पर जाना पड़ता था। बाला साहब उनका देहांत होने के बाद जब 2014 के चुनाव की बात आ गई, 2019 के चुनाव की बात आ गई, तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी मातोश्री पर जाते थे। पुराने जमाने में गोपीनाथ मुंडे हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या प्रमोद महाजन हो, वो मातोश्री पर जाते थे। आज के जमाने में अमित शाह 2-3 बार मातोश्री पर गए उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए। तो बात साफ थी, शिवसेना के साथ अगर हाथ मिलाना है तो मातोश्री पर जाना पड़ता है। लेकिन पहली बार ये हो गया। और जो बाला साहब का रुतबा था उतना तो उद्धव ठाकरे का नहीं है। वो कभी घर से निकलकर ममता दीदी को मिलने के लिए किसी होटल में गए थे। मेरा ख्याल है तेलंगाना के उस वक्त के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को मिलने के लिए भी शायद शरद पवार के घर उद्धव ठाकरे गए थे। ये आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये यहाँ की परंपरा रही है कि अगर शिवसेना से हाथ मिलाना है या शिवसेना से कोई गठबंधन वगैरह करना है, तो मातोश्री पर जाना पड़ता है। तो बाला साहब का बेटा हूं, तो मुझे भी बाला साहब जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए और मिलना चाहिए। ये जो हट जिद उद्धव ठाकरे करते थे, उस कारण से ही शिवसेना की राजनीति बिगड़ते गई। उनका अहंकार उनकी पार्टी पर भारी पड़ गया। और इसका कारण था कि जो परंपरा से आया हुआ अहंकार होता है, वो कर्तृत्वहीन अहंकार कभी भी उसी पार्टी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और सभी की सभी जितनी संस्थाएं होती है, संगठन होते हैं या पार्टियां होती है, वो अगर पारिवारिक पार्टियां होती है तो उनका इसी ढंग से काम बिगड़ता जाता है। देश में, हमारे देश में बहुत सारी आजकल हम क्षेत्रीय पार्टियां या नेशनल पार्टियां देखते हैं, तो उसमें भी वही बीमारी है। एक बार कोई बड़ा नेता बन गया तो उसके बाद उसकी विरासत उस पार्टी में शुरू हो जाती है। कांग्रेस तो है ही, मोतीलाल नेहरू से लेकर आज 5वीं या 6ठी जनरेशन भी कांग्रेस पर अपना अधिकार जमाए बैठी है।
और उसका आदर्श लेते लेते एक एक करके छोटी मोटी पार्टियां और प्रादेशिक या क्षेत्रीय पार्टियां भी पारिवारिक पार्टियां बन गई। तमिलनाडु में जो क्या बोलते हैं डीएमके है, फिर डीएमके के बाद उससे निकली हुई अन्ना डीएमके पार्टी थी। जयललिता का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उनकी बहुत नजदीकी एक दोस्त थी शशिकला। उन्होंने जयललिता के देहांत के बाद पार्टी को अपनी पार्टी का पारिवारिक पार्टी बनाने की कोशिश की। यहां आंध्र प्रदेश में रामाराव ने एक पार्टी निकाली, उनके दामाद ने वो पार्टी कब्जा की, यह पार्टी घरेलू बन गई, फिर उसमें झगड़े शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पारिवारिक पार्टियां है, भाई पुरानी हो या नहीं हो, अखिलेश की पार्टी भी पारिवारिक है, नाम तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन मुलायम सिंह ने ये पार्टी बनाई तो बेटा उसका उत्तराधिकारी बन गया। बिहार में आरजेडी जनता दल से टूटकर लालू प्रसाद ने बनाई, उनका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनाए, और उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई ये झगड़ा चल रहा है। तीसरी बिहार की पार्टी है जिसका नाम लोकशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी है, ऐसा कुछ है, लोजपा, जो पासवान ने बनाई, वो भी जनता दल से निकल कर आए। उनके बेटे में और भाई में पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान, इनमें झगड़ा चल रहा है, उसके दो फाड़ हो गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ऐसे दो फाड़ हो गए। कर्नाटक में भी ये कुछ समय के लिए बात हुई थी। तो पारिवारिक पार्टियां इसी ढंग से चलती है और इसी ढंग से टूटती है। उसमें सबसे अगर नई पार्टी कोई होगी तो वो तेलंगाना नाम के छोटे राज्य की है, जहां तेलंगाना आंध्र से निकाला जाए और अलग राज्य बनाया जाए। इसके लिए बड़ा बड़ा संघर्ष करने वाले के चंद्रशेखर राव, जो पहले कांग्रेस में थे फिर तेलुगु देशम में थे, उससे अलग होके उन्होंने तेलंगाना राज्य समिति बनाई, और उन्हीं के आंदोलन के कारण आंध्र से एक टुकड़ा निकाला गया जिसको तेलंगाना कहा जाता है, वो आज अलग राज्य है। तो उनकी पार्टी में भी आहिस्ते आहिस्ते वो पारिवारिक पार्टी बन गई। जैसे ही 2014 जैसे ही 2014 में उन्होंने उस राज्य की विधानसभा में निर्विवाद बहुमत प्राप्त किया, आहिस्ता आहिस्ता उनका परिवार पार्टी पर हावी हो गया। केटीआर नाम के उनके बेटे हैं और के कविता नाम की उनकी बेटी है। जैसे ही पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई और पिता के हाथ में मुख्यमंत्री पद आ गया, तो पार्टी पर चंद्रशेखर राव का परिवार इतना हावी हो गया कि परिवार और पार्टी में फर्क नहीं बचा, और आहिस्ता आहिस्ता जो भाई बहन बचपन से एकजुट थे, एक साथ थे, वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। चंद्रशेखर राव अपने बेटे को अगला मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में थे, और बेटी उसकी स्पर्धी बन गई, प्रतिस्पर्धी बन गई। तो उसको रास्ते से हटाने के लिए संसद का सदस्य बनाया गया, ताकि वो हैदराबाद से हटकर दिल्ली में रहे। उसने दिल्ली में केजरीवाल से हाथ मिलाकर जो शराब घोटाला किया, उसमें केजरीवाल भी जेल में गए और के कविता भी जेल में गई, और 2019 का चुनाव होते होते चंद्रशेखर राव के हाथ से सत्ता भी निकल गई, पार्टी का बहुमत चला गया, और जो कांग्रेस पार्टी तेलंगाना मध्ये मर गई थी, उसको नई संजीवनी मिल गई और कांग्रेस की सरकार बनी, और चंद्रशेखर राव राजनीति से मानो ओझल हो गए। बीच में ये बात हुई थी कि जो साउथ कार्टेल बोला जाता है, उसके जरिए
के कविता ने दिल्ली में अपना एक बेस बनाया, केजरीवाल से हाथ मिलाया और कोरोना काल में शराब की पॉलिसी बदलकर बहुत सारे पैसे का घोटाला कर दिया। तो सिसोदिया, केजरीवाल ये तो फंसे उसमें, लेकिन के कविता भी फंसी, जेल गई। तो जेल गई तो उनके भाई ने या पिता ने के कविता को जेल से बाहर निकालने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की, जरा भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये जेल से बाहर आती है तो तेलंगाना में झगड़ा शुरू हो जाएगा पिता के विरासत के लिए, क्योंकि ये अपने तरीके से पैतरेबाजी करती थी और बेटा अपने तरीके से। आखिर यहां तक मामला आ गया कि एक दिन पिता को अपने ही बेटी को पार्टी से निकाल बाहर करना पड़ा। जैसे हमने कुछ महीने, 1-1.5 महीने पहले की बात है, लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर निकाला, जिसको इसके पहले 2 बार मंत्री बनाया था, एमएलए बनाया था। अब तेज प्रताप अपने ही बाप की पार्टी और अपने ही भाई की पार्टी आरजेडी को आने वाले चुनाव में हराने की कोशिश में लगा है। मामला पारिवारिक झगड़े का है, लेकिन वो झगड़ा पूरी क्षेत्रीय पार्टी पर छा गया है। जो बात यहाँ की है, तेलंगाना की, बिहार की है, वही बात महाराष्ट्र की तो है, मैंने बता दी शुरुआत में। वही झगड़ा दूर बंगाल में, बिहार की बगल में, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। जिस बुआ के कारण भतीजा अभिषेक मुखर्जी को राजनीति में पैर जमाना पॉसिबल हो गया, उसका और बुआ का भी झगड़ा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम के बेटे और भाई, उनमें झगड़ा चल रहा था, अब इकट्ठा हो गए फिर से। मायावती और उनका भतीजा भांजा, उसमें भी झगड़ा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक बात हो गई है कि पारिवारिक पार्टी जो है, हर पारिवारिक पार्टी में आपस में फैमिली का जो झगड़ा होता है वो उभर कर सामने आ जाता है और पार्टी में दुबंग शुरू हो जाता है। ये तमिलनाडु में भी हुआ था। तमिलनाडु में करुणानिधि के बड़े बेटे अंबाजगम या अम्माजेरी, ऐसा कुछ उनका नाम है, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में मंत्री भी थे सेंट्रल में, उनका और छोटे भाई अर्थात करुणानिधि के जो बच्चे हैं वो 3 पत्नियों से है, उनकी 3 पत्नियां थी। तो जो बच्चे हैं वो अलग अलग माँ से है। एक की दूसरी माँ होती है, सौतेली होती है। तो अंबाझेरी ऐसा नाम का जो दूसरा बेटा था वो बड़ा बेटा था, लेकिन लाडला नहीं था, लाडला था स्टैलिन। तो जब करुणानिधि ने लाडले बेटे को यानी स्टैलिन को अपना उत्तराधिकारी करके तय किया, तो ये अंबाझेरी ऐसा कुछ जो है, उनको अजागिरी या अंबागिरी ऐसा कुछ नाम है, वो गुस्से में आ गया, उसने अलग होने की कोशिश की, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं थी या कौशल नहीं था, औकात नहीं थी, वो गायब हो गया अभी पॉलिटिक्स से। लेकिन यही पारिवारिक झगड़ा वहां भी हुआ था, लेकिन उसमें कनी मोरी नाम की इनकी बहन है, सौतेली बहन है स्टालिन की, लेकिन उसको पार्लियामेंट में भेज दिया, वो वहां खुश है। अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अलग अलग देशों में डेलीगेशन गए थे, उसमें से एक को कलीमुरी ने लीड किया था। तो कहने का मतलब ये कि पारिवारिक पार्टियां जो है, उनके परिवार के झगड़े पॉलिटिकल बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये घर के झगड़े, पारिवारिक झगड़े, रिश्ते के झगड़े पार्टी को कब्जे में लेते हैं और पार्टी के अंदर उन्हीं झगड़े बन जाते हैं। अभी अभी कविता का मामला आया, अब कविता खुलेआम बोलने लगी है, तेज प्रताप तो बोल रहा है, यानी कम से कम 2 क्षेत्रीय पार्टियां आज
उसी क्राइसिस में है, उसी संकट में है कि इससे कैसे उभर सकते हैं। इसलिए पार्टियां विचारधारा की होनी चाहिए, ना कि रिश्तेदारी की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जैसे वहां भी बिहार में पशुपति पारस और चिराग का चल रहा है, तो जिस ढंग से अखिलेश ने अपने चाचा से हाथ मिलाया और झगड़ा खत्म हो गया, क्या उसी तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? आते हैं तो क्या होगा? लेकिन एक बात साफ है, जल्दी जल्दी ये पारिवारिक मामले पॉलिटिक्स में खत्म नहीं हो गए तो ये पार्टियां खत्म हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि एक बात होती है, जब तक उस बड़ा नेता होता है, वो आपको चुनाव में जीत कर लाने वाला होता है, सत्ता में लाने वाला होता है, तब तक आपके फॉलोअर्स, आपके साथी आपके साथ रहते हैं। अगर नहीं तो आपको छोड़कर निकल जाते हैं। ये हर बार हुआ है। मैं आपको एक बात इसमें और जोड़ दूं, जब आंध्र का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था। सोनिया गांधी उनको मुख्यमंत्री नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने, उनके चचेरे भाई थे शायद किरण रेड्डी वगैरह, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनके साथ आंध्र की कांग्रेस पार्टी डूब गई और जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पिता की विरासत पकड़कर उनके ही नाम पर वाईएसआर कांग्रेस बनाई और कांग्रेस आंध्र प्रदेश में खत्म हो गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विचारधारा की जो पार्टी होती है, वो आइडियोलॉजी की पार्टी चलनी चाहिए, वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो। लेकिन जब पार्टी पारिवारिक बन जाती है तो आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। रिश्ते नाते, उसकी आस्था या दुश्मनी पार्टी के लिए विचारधारा बन जाती है। क्योंकि आइडियोलॉजी खून का रिश्ता ना होकर भी लोगों को साथ लाती है, लेकिन सत्ता की राजनीति आइडियोलॉजी तो छोड़ो, खून के रिश्ते भी तोड़ सकती है, और वही हम देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक बात साफ है, महाराष्ट्र में भी हो गया। दूसरी बात है, पवार परिवार जो है उसमें भी ये हो गया। शरद पवार के भतीजे ने उनके ही खिलाफ बगावत कर दी। तो जहां तक मैं मानता हूं कि राजनेताओं ने यह संभालना चाहिए कि आपकी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें उसकी औकात, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसका कौशल, उसकी समझ इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, रिश्ते भी बर्बाद होते हैं। तो एक बात है, ये दिखाई दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो पारिवारिक पार्टियों का या नेताओं के पारिवारिक राजनीति का गुब्बारा बहुत सारा फूला है, वो बहुत जल्दी फटने वाला है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।